नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटाबॉलिज्म। इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर है मेटाबॉलिज्म और उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मेटाबॉलिज्म स्टडी ऑफ साइकिल और पाथवेज विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमें साइकिल या फिर पाथवे हम जिसको बोलते हैं उनकी स्टडी करनी है। मेटाबॉलिज्म पे आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके की साइकिल्स है, किस तरीके की पाथवे है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, सिर्फ साइकिल्स यहाँ पर हमें देखने हैं, उन्हीं की स्टडी यहाँ पर हमें करनी है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है वो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे, टीसीए साइकिल क्या होती है, किस तरीके की होती है वो हम देखेंगे। एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके का होता है, किस तरीके से होता है वो देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरीके से रेगुलेट की जाती है हमारे बॉडी में वो देखेंगे। डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसके रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं, जो डिसीज़ कंडीशन हमारी बॉडी में हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। जब हम नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे लिपिड्स का, उस टाइम पे उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या क्या पढ़ना है वही देखा हमने। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म चैप्टर को। तो मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस और सब्सटेंस आर केमिकली मॉडिफाइड। तो मेटाबॉलिज्म ये एक ऐसी प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस की, ये केमिकल रिएक्शंस की प्रोसेस है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जो क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनमें ये केमिकल रिएक्शंस, ये प्रोसेस ऑकर होती है। वेयर सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, तो सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन, मतलब जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है और उससे सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं। तो उसी तरीके से सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। तो ग्लूकोज जब हम ब्रेक डाउन करते हैं मेटाबॉलिज्म में, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो उस तरीके से यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और सब्सटेंस आर केमिकली मॉडिफाइड। तो जैसे हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म देखा, तो ग्लाइकोजन ये ग्लूकोज से ही बना हुआ होता है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से अटैच होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेसेस होती है वो हमारे लिविंग बॉडी में ऑकर होती है, केमिकल रिएक्शंस इस तरीके के ऑकर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई मेटाबॉलिज्म की। मेनली 3 टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑकर इन आवर बॉडी, तो 3 तरीके के मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में ऑकर होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होते हैं। मतलब एनाबोलिज्म मतलब एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। और ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन सी साइकिल्स, कौन कौन से पाथवेज प्रेजेंट होते हैं वो देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज अ वास्ट बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस
तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये वास्ट बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस है और मेटाबॉलिक प्रोसेस है। दिस इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस बाय विच एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स प्रेजेंट होती है जहाँ पर एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। तो यहाँ पर एनाबोलिज्म मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, वो हो गया कैटाबोलिज्म। और साथ में इंटर कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट, जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है और ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। तो ये सारी प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट की, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, तो वो देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ना है, तो ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस इंडिकेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके टूट के पायरुवेट में फॉर्म हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस ये जो साइकिल है, ये जो पाथवे है, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एक हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, कौन सा, पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये सबसे पहली स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की, मतलब सेल्स जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस ऑकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस ऑकर होती है। ग्लाइकोलिसिस ऑकर बाय बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक मैनर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ग्लाइकोलिसिस ये जो प्रोसेस है ये एरोबिक तरीके से भी हो सकती है, एनारोबिक तरीके से भी हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकती है या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी हो सकती है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। In aerobic method, molecular oxygen is used for metabolism of product to form pyruvate। जो एरोबिक मेथड होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मॉलिकुलर ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर मेटाबॉलिज्म। तो मॉलिकुलर ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिज्म के लिए ऑफ प्रोडक्ट टू फॉर्म पायरुवेट। तो जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज की जो साइकिल है ब्रेक डाउन की वो चल रही है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ करके, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ करके फिर पायरुवेट ये प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, किसमें, एरोबिक मेथड में। देन नेक्स्ट है वेयर एज इन एनारोबिक मेथड ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर एंड द एंड प्रोडक्ट इज़ लैक्टेड। तो जो एनारोबिक मेथड होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो लैक्टेट होता है। एरोबिक मेथड में हमें पायरुवेट मिलता है, एनारोबिक मेथड में हमें लैक्टेट एज अ एंड प्रोडक्ट मिलता है। दिस पाथवे इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पडेन मेयरहोफ परनास EMP पाथवे। इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है। ये जो नाम दिए गए हैं ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस ये पाथवे डिस्कवर की है, तो उन्हीं के नाम पे इसको EMP पाथवे ऐसा नाम दिया गया है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑकरेंस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर ऑकर होती है हमारी बॉडी में वो देखेंगे। द होल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में, उसका सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, आपको साइटोप्लाज्म पता है क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर होती है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ ऑकर होती है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से साइटोप्लाज्म ऑफ सेल यहाँ पर लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लाइसिस ये प्रोसेस कहाँ पर होती है। तो ये कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में होती है सेल के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रोसेसेस। तो प्रोसेस किस तरीके की होती है इसकी। Overall process occur in 10 steps where a single glucose molecule is catabolized and produces 2 moles of pyruvate, 2 moles ATP, 2 moles NADH and 2 moles water। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कैटाबोलाइज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट, 2 पायरुवेट फॉर्म करता है,
2 मोल्स ऑफ एटीपी, 2 एटीपी फॉर्म करता है। एटीपी क्या है? ये एनर्जी है। एटीपी मतलब ये एनर्जी है हमारी बॉडी में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 2 मोल्स ऑफ एनएडीएच, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ये कोएंजाइम फॉर्म है नियासिन का। तो 2 मोल्स एनएडीएच फॉर्म करता है और 2 मोल्स वाटर फॉर्म करता है। तो इस तरीके से एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म करता है जब वो ब्रेक डाउन होता है। तो देन ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज शोन एज, तो यहाँ पर हमें ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है। ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो ये ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर 2 एटीपी यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर 2 एडी ने एनएडी चाहिए, यहाँ पर एनएडी 2 एनएडी प्लस और यहाँ पर 4 एडीपी 4 एडीपी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और 2 फॉस्फेट पी मतलब फॉस्फेट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। और हमें क्या मिल रहा है? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 4 एटीपी मिल रहे हैं, 2 एनएडीएच और प्लस 2 एच। इस तरीके से ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन के फॉर्म में हमें ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। एनएडी मतलब क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एनएडीएच मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड। ये इसका फुल फॉर्म होता है एनएडी और एनएडीएच का। ये आपको याद करना है क्योंकि पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। तो ये जो एनएडी और एनएडीएच है ये नियासिन के फॉर्म होते हैं, कोएंजाइम फॉर्म है। हमने लास्ट लेक्चर में ही इनके बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर हम साइकिल देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की किस तरीके की होती है। ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, याद करना है, समझना है इस साइकिल को, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहला कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेस, ये एंजाइम हो गया। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हेक्सोकाइनेस ये एंजाइम है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये हमने एंजाइम इस चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट पूरी प्रोसेस में यहाँ पर एंजाइम्स का रोल है, और वो भी अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। वो सारे एंजाइम्स आपको याद करने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हेक्सोकाइनेस इस एंजाइम के प्रेजेंट में, और यहाँ पर एक एटीपी यूज़ हो रहा है। हमारी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमारी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट एडोनिसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखिए एरो, ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के एरो दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस के प्रेजेंस में। इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी एक एटीपी यूज़ हो रहा है। हमारी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है, एटीपी ये एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। देन ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऐसे 2 फॉर्म में ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? फ्रुक्टोज बाईफॉस्फेट अल्डोज, इसके प्रेजेंस में ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
अब ये जो दो फॉर्म है डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट, ये इंटर कन्वर्टेबल है। डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। किसके प्रेजेंस में? ट्रायोज बाईफॉस्फेट अल्डोज इस एंजाइम के प्रेजेंट में ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। देन ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। किसके प्रेजेंस में? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये नाम आपको याद करने हैं, थोड़े हार्ड है पर आपको ये याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट इसमें कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पर NAD++PI ये कन्वर्ट हो रहा है NADH+H+ में। ठीक है। यहाँ पर जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है? जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक ADP यूज़ हो रहा है। जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी जो एनर्जी यूज़ हुई थी वो वापस मिल रही है, हमें ATP मिल रहा है यहाँ पर। देन ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इतने रिएक्शन देख ली। ये किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के प्रेजेंस में। देन ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। किसके प्रेजेंस में? इनोलेज के प्रेजेंस में। और साथ में यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से इनोलेज के प्रेजेंस में जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है? पाइरुवेट मिलता है। तो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? पाइरुवेट काइनेज इस एंजाइम के प्रेजेंट में। और साथ में यहाँ पर एक ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है। देन पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहाँ पर एक NADH+H+ या NAD में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पाइरुवेट तक की ये पूरी रिएक्शन हमने अभी देखी, ये हो गई हमारी एरोबिक रिएक्शन। और ये जो पाइरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ये हो गई हमारी एनारोबिक कंडीशन में। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ है। ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन आपको याद करनी है, जैसी है उसी तरीके से आपको ये रिएक्शन याद करनी है। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स मतलब कितनी एनर्जी फॉर्म हुई है। तो एनर्जेटिक्स मतलब ये जो साइकिल्स, ये जो पाथवे हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये किस लिए हो रहे हैं? एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। तो एनर्जेटिक्स में हम देखेंगे कि इस साइकिल से, इस पाथवे से कितने एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, कितने एनर्जी हमें मिली है। तो सबसे पहले इन एरोबिक रेस्पिरेशन और कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन में हमें कितने एनर्जी, कितने ATP हमें मिले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिए गए हैं रिएक्शन ATP कंज्यूम ATP फॉर्म। तो हमारी इस पाथवे में ATP कंज्यूम भी हुए हैं, मतलब यूज़ हुए हैं, और ATP फॉर्म भी हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में ATP कंज्यूम हुए हैं, कौन सी रिएक्शन में ATP फॉर्म हुए हैं वो देखेंगे। तो ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एक ATP कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ATP यूज़ हुआ है। तो एक ATP यहाँ पर कंज्यूम हो गया। जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे एक ATP कंज्यूम हो रहा है, फॉर्म कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी एक ATP यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया एक ATP कंज्यूम। देन नेक्स्ट है
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पर जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर कंज्यूम कुछ नहीं, यहाँ पर एटीपी कंज्यूम होते हैं और यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर 3 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर्म हो रहा है इंटू 2, मतलब यहाँ पर 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब 2 कहाँ से आया वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है पायरुवेट फॉर्मेशन की, ये सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी। तो मतलब ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, तो दोनों तरफ रिएक्शन होगी, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही तरफ लिखी है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है ये सेम यहाँ पर भी होगी। तो ये जो NAD यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये यहाँ पर भी फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पर हमें 3 मिले हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इंटू 2 किया है, इसीलिए यहाँ पर इंटू 2 किया है, मतलब 3 इंटू 2 6 इतने हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पर एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP होता है, इसीलिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ये हो गया, वहाँ पर ATP फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं, देख लेते हैं रिएक्शन में। तो देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ATP फॉर्म हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये एक हो गया और इस तरफ का एक हो गया, तो इस तरीके से 2, तो यहाँ पर हो गया ना 2 ATP फॉर्म। देन नेक्स्ट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, जहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है, आप यहाँ पर देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, जहाँ पर एक ATP फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक और जो दूसरी रिएक्शन है वो एक, तो इस तरीके से 2 यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में इतने ATP फॉर्म हुए और ATP कंज्यूम हुए। तो टोटल ATP हमें कंज्यूम कितने हुए 2, और टोटल ATP हमें कितने मिले 10, मतलब 10 ATP फॉर्म हुए और 2 ATP कंज्यूम हुए ग्लाइकोलिसिस इस रिएक्शन में। टोटल एनर्जी गेन इन एरोबिक कंडीशन, तो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली, हमने कितनी एनर्जी गेन की 10 - 2 इज इक्वल टू 8 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में हमें टोटल 8 ATP मिले हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन एन एरोबिक कंडीशन, तो एनारोबिक कंडीशन में हमें कितने ATP मिले वो देखेंगे। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पर एक ATP कंज्यूम हो रही है, ATP तो फॉर्म नहीं हो रहा है। सेम यही रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है यही रिएक्शन एनारोबिक रिएक्शन में भी होती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पर एक ATP कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, एक ATP कंज्यूम हो गया। देन नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो देखिए आप यहाँ पर एक ATP कंज्यूम हो रहा है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो यहाँ पर एक ATP कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो गया एक ATP कंज्यूम। देन नेक्स्ट है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भी जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक ATP फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक ATP फॉर्म हो रहा है। तो ये इस तरफ का एक और इस तरफ का एक, तो इस तरीके से 2 ATP हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने NAD को भी लिया था, तो NAD यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, इससे एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है हमें, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, तो यहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक और दूसरी रिएक्शन से एक, तो इस तरीके से 2 ATP यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो 2 ATP फॉर्म हो गए।
अब आप देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये इतनी आ गई और यहाँ तक लैक्टेट तक पूरी जो रिएक्शन होती है ये एनारोबिक होती है। तो यहाँ पर हमें 3 ATP मिल रहे हैं। NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो रहा है, 3 ATP मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए जो NAD है वो फिर से NAD में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो 3 ATP हमें मिले थे वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब जो 3 मिले थे वो 3 गए हमारे हाथ से। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली रिएक्शन नहीं लिखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें टोटल कितने मिले हैं, कितने कंज्यूम हुए हैं, 2 कंज्यूम हुए हैं और 4 ATP हमें मिले हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें कितने एनर्जी गेन हुए हैं, टोटल एनर्जी गेन इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन हमें कितनी एनर्जी मिली है, हमने कितनी एनर्जी गेन की वो देखेंगे। तो 4 - 2 = 2 ATP। तो एनारोबिक कंडीशन में हमें 2 ATP मिले और एरोबिक कंडीशन में हमें 8 ATP मिले। तो इस तरीके से ये एनर्जेटिक्स हो गए ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। सिग्निफिकेंस को ही हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए हमारी बॉडी में, वो देखेंगे। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन इरेथ्रोसाइट। तो जो हमारे इरेथ्रोसाइट होते हैं उनके लिए ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन एकमात्र ऐसी सोर्स होती है एनर्जी की, इनसे आरबीसी जो होते हैं वो एनर्जी लेते हैं। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट होती है हमारे इरेथ्रोसाइट्स के लिए। देन नेक्स्ट है पाथवे प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये जो पाथवे है, ये जो पूरी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है, ये कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करती है किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अमाइनो एसिड के 2 टाइप होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, जिनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, वो हो गए इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं, उनको हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता, इसीलिए वो हो गए नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है ये पाथवे। ये जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है ये कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है इसेंशियल फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल जितने भी पाथवेज हैं उनमें फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन की। तो इस तरीके से ये इसके इम्पोर्टेंट्स हो गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।